आज है हमारा कैंसर का डे 2 और डे 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कैंसर के पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैंसर होता कैसे है। ठीक है, और कैंसर होने के पीछे का वजह क्या क्या हो सकता है और कैंसर को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो कैंसर के बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। और आज है डे 2 और आज में हम लोग ये जानेंगे कि कैंसर होने का मेथड क्या है, किस प्रकार से कोई भी कैंसर वायरस या कोई भी फैक्टर्स जो कैंसर को जन्म देते हैं वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगे और हमारे बॉडी में आने के बाद हमारे एक सामान्य जो कोशिका है हमारे बॉडी का, वो सामान्य कोशिका को किस तरीके से कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्लास 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं और बाकी जो क्लास हैं, जैसे कोई 10th में भी है या कोई भी विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट दैट मीन्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, साथ ही साथ रियल लाइफ यानी कि जो उसका वास्तविक जीवन है, वास्तविक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम पिछले क्लास में भी बताए थे और आज की क्लास में भी बताएंगे कि वास्तविक जीवन में इन चीज़ों पे हमें थोड़ा बहुत फोकस का तो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कल याद करिए कि हमने बताया था कि भाई जो कैंसर होता है ना, इसमें एक वायरस है जिसका नाम है मिक्सो वायरस। देखिए, मिक्सो वायरस कोई एक वायरस नहीं है, मिक्सो वायरस एक वायरसों का ग्रुप है, उसमें विषाणुओं का कोई ग्रुप है और उस ग्रुप द्वारा जो है, उस ग्रुप में बहुत सारे वायरस हैं। वे वायरस क्या करते हैं कि हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं और इन्फेक्टेड करते हैं ना, तो हमारा जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं ये कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और इतने ज़्यादा डिवीज़न कर देते हैं, इतने ज़्यादा डिवीज़न कर देते हैं कि फिर वही ट्यूमर बनने लगता है। बेनाइन ट्यूमर बनेगा स्टार्टिंग में, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो बनता है यही घातक है, रोग का यही जड़ है जिसका क्या नाम है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो कैंसर होने का विधि क्या था, मिक्सो वायरस। क्या नाम है इसका, मिक्सो वायरस। इस ग्रुप के कुछ वायरस जो हैं क्या उत्पन्न कर देते हैं भाई, कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। इसमें से पहला एग्जाम्पल हमने लिया पोलियोमा, जिसको SV40 कहते हैं। बहुत सारा वायरस का नाम है। आप हमको मेन है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कराना। आप इस प्रकार से गूगल पे भी सर्च करिएगा कि कैंसर किन किन वायरसों के कारण होता है, किस विषाणु के कारण होता है, बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे, बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे, कोई एक है ही नहीं। मिक्सो वायरस में वायरसों का सब मिक्स है, विषाणुओं का मिक्स है। ठीक है, इतने वायरस है कि मत कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे कि ये किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। और ये जो है ये कैंसर का विषाणु है स्पेशल। हालांकि पोलियोमा जो होता है हड्डी हो गया हमारा, ठीक है, बोन मैरो हो गया, अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं, ये सबको ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है और इससे हमारा इम्यून पावर पूरा चौपट कर देता है। तो पोलियोमा आप पहले भी कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, ठीक है ना, और ये जाना पहचाना नाम है। जो बायो वाले होंगे उनके लिए बहुत नया नाम ये नहीं है पोलियोमा, और ये सब की वजह से भी कैंसर होता है। तो हम लोग एक लाइन में समझेंगे कि कोई भी मिक्सो वायरस जो कैंसर जनित हैं, जो कैंसर रोग को फैलाते हैं, वे किस प्रकार से हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगे, किस प्रकार से सेल्स को ये करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं। तो हम शॉर्टकट तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है ना। और इस चीज़ को आपको डिटेल से एग्जाम में लिखना होगा और अभी जो बताएंगे लास्ट तक क्लास को देखिएगा और रियल लाइफ में किस प्रकार से उपयोग है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो कैंसर होने का विधि पहले क्या है, पहले उसको देखेंगे कि भाई साहब कैंसर होने का विधि क्या है। कैंसर होने का विधि क्या मेथड्स हैं, कैसे जाएगा ये हमारे बॉडी में और किस प्रकार से प्रवेश करेगा। चलिए ठीक है, कैंसर पहले हम लेते हैं ना कोई पोलियोमा को। अब अभी हमने लिखा कि एक पोलियोमा नाम के कोई वायरस हैं और ये वायरस ऐसे हैं थोड़े से, इसमें जैसे वायरस में ना ज़्यादातर RNA पाया जाता है, ये वायरस ऐसा है जिसमें DNA पाया जाएगा। ठीक है, और डुअल स्ट्रैंडेड संरचना रहेगा, द्विकुंडलित संरचना रहेगा। पोलियोमा जो है एक प्रकार का, ये भी मिक्सो वायरस के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, मिक्सो वायरस के अंतर्गत आता है। और ये पोलियोमा पहले क्या करेगा जी, हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, हमारे शरीर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब सवाल यहाँ पे है ना कि सर ये तो कैंसर सेल है, हो जाएगा, मिक्सो वायरस है, ठीक है ना, ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करेगा। तो आप एक बात बताइए ना, कॉमन सेंस एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, कल से ही देख रहे हैं हम। शरीर में कौन से ऐसे चीज़ हैं, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। तो ज्ञानेंद्री भाई, कान द्वारा तो नहीं ज़्यादा जाता, हम लोग इन्फेक्शन होता है तो हम लोग नाक द्वारा, मुंह द्वारा, है ना। और बाकी अगर वायरस है तो भाई छोटा होगा, हमारे त्वचा द्वारा जा सकता है, लैंगिक अंगों द्वारा संचरण इसका हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भोजन द्वारा जा सकता है जो कि मुंह हम बोल दिए ऑलरेडी। तो इन सभी चीज़ों द्वारा ये बॉडी में हमारे क्या कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करने के बाद, ठीक है ना, प्रवेश करने के बाद भाई बॉडी में प्रवेश करेंगे तो हमारा सामान्य कोशिका होगा वहाँ पे, सामान्य कोशिका के पास ये पहुँचेगा
सामान्य कोशिका मतलब जो हमारे बॉडी का जो अभी का कोशिका है, इस सामान्य कोशिका में ये परिवर्तन करेंगे। इस सामान्य कोशिका को परिवर्तित कर देंगे और किस कोशिका में परिवर्तित कर देंगे? कैंसर सेल्स में परिवर्तित कर देते हैं, कैंसर सेल्स में। अगर व्यक्ति को कैंसर सेल्स में परिवर्तन कर दिए तब तो भैया उसका दुनिया अलग है। वो मिक्सो वायरस तो छोड़ मार हटाओ, उसको क्या हाल कर देगा वो आपको कल ही बता दिए थे क्या हाल करता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ पोलियोमा ही इंटर करेगा, ऐसा भी नहीं है। इसके उदाहरण में बहुत सारे होते हैं। कोई भी मिक्सो वायरस जो कैंसर जनित है, जो कैंसर को फैला सकता है, कोई भी मिक्सो वायरस होगा वो बॉडी में पहले तो प्रवेश करेगा ना भाई। कोई भी बीमारी आप देखो ना, प्लाज्मोडियम से जो हमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा जो मलेरिया हो रहा था, साल्मोनेला टाइफी द्वारा जो हमें टाइफाइड हो रहा था, है ना, रेबीज के द्वारा जो रेबीज रोग हो रहा था, ठीक है ना, जो भी बीमारी है ये बीमारी कैसे भी करके हमारे अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद ही कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये भी पोलियोमा यानी मिक्सो वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा और जो जनरल सा सेल होगा उसको कैंसर सेल्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे भाई कि जो पोलियोमा होता है ना, पोलियोमा इसका डीएनए होगा अलग टाइप का, पोलियोमा का डीएनए। और पोलियोमा का डीएनए जो होता है ये क्या रहते हैं? डुअल स्ट्रैंडेड रहते हैं, डुअल स्ट्रैंडेड यानी कि आपको पता है इस टाइप से डीएनए रहता है, इस टाइप से ये डुअल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है ना, इस टाइप से डीएनए होगा इसका। अब ये जो डुअल स्ट्रैंडेड है ये रहेगा, इसमें जीनोम पाया जाएगा। जीनोम जैसे जीन्स आनुवांशिक सूचना इस सबके पास होता है, ठीक है ना। तो इसका जो जीनोम है वो इंसान के जो सामान्य कोशिका होता है उसके साथ मैच करने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। और जब ये मैच करेगा और मैच करने का कोशिश करेगा और जनरली अगर गलती से मैच कर गया तो जो पोलियोमा यानी कि जो पोलियोमा हमारे सामान्य कोशिका को कैंसर सेल्स में परिवर्तित किया था, ये पोलियोमा का जीनोम हमारे सामान्य कोशिका से मिलने के बाद उसके जो सेल डिवीज़न जो ट्यूमर बन रहा था उस सेल डिवीज़न करने में सहायता करता है, जिस वजह से कोशिका में इतनी विभाजन हो जाएगी कि अंततः वो ट्यूमर बनेंगे और हमें कैंसर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई मिक्सो वायरस कार्य करता है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक करके आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये मिक्सो वायरस बॉडी में प्रवेश किया और हमारे सामान्य कोशिका को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर दिया ना, तो पोलियोमा तो है, अब इस टाइप से कन्वर्ट करेगा कि ये और भी तेजी से हमारे कोशिकाओं का सेल डिवीजन करना शुरू करेगा और यह विनाइन ट्यूमर नहीं बनेगा। अब कौन सा ट्यूमर बन जाएगा? कौन सा? मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाएगा, जो लगातार तेजी से वृद्धि करता रहेगा जब तक इंसान का जान न ले ले, ठीक है। स्टेज बाय स्टेज भाई, फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा पता लगाना होता है, जो कि जांच होता है, एमआरआई होता है, एक्सरे होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है और सीटी स्कैन होता है। दूसरा में भी पता चल सकता है, तीसरा में भी, तीसरा चौथा तक गया तो इंसान को निश्चित डेट के साथ उसको मरना पड़ेगा, कोई रास्ता उसका नहीं होता है। बहुत कुछ बताएंगे, नियंत्रण भी बता रहे हैं इसका, है ना। तो इसका जो है जीनोम शरीर के, हमारे जो शरीर है तो शरीर के सामान्य कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं, सामान्य कोशिकाओं से क्या हो जाते हैं जी? जुड़ जाते हैं। अब जो इस पोलियोमा का जो जीनोम है, यानी कि कोई भी मिक्सो वायरस का जो जीनोम होगा ना, वो जीनोम हमारे जनरल जो नॉर्मल जो कोशिकाएं हैं उस नॉर्मल कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जो कोशिका विभाजन होगा उसके कोशिका विभाजन में क्या करने लगते हैं? सहायता करने लगते हैं। कोशिका विभाजन में क्या करते हैं जी? सहायता करते हैं। ले भाई साहब, अब ये क्या करने लगे? सहायता करने लगे। भाई एक सिंपल सी बात है कि बिना कोई बाहरी फैक्टर्स के आए हमारा बॉडी अनावश्यक सेल डिवीजन क्यों करेगा? सोचने वाली बात है ना। जब तक कोई बाहर से कोई फैक्टर्स अगर हमारे बॉडी में नहीं आते हैं तब तक हमारा बॉडी बाहर अपना जो नॉर्मल जो सेल डिवीजन, जैसे कल 1 करोड़ का एग्जांपल लिए थे, तो 1 करोड़ नुकसान हुआ भैया, 1 करोड़ बनाएगा ना। लेकिन अगर बाहर से कोई इसको डिस्टर्ब करने आ गया तो भाई, और डिस्टर्ब भी कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो सहायता कर रहा है कि भैया तू जो सेल डिवीजन 1 करोड़ जो तुमको बनाना है ना, इससे तू कहीं ज़्यादा बना, और वो सहयोग कर रहा है। तो हमारा बॉडी सहयोग कर रहा है तो भैया ले करवा ले सहयोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो
सेल डिवीजन में सहायता कर दिया। अब सहायता कर दिया तो भाई अब तो होने वाला है बीमारी, पूरा महातांडव बॉडी में होने वाला है, ठीक है ऐसे। अच्छा ये सिर्फ ऐसा नहीं कि त्वचा के साथ, हड्डी के साथ, लसिका कोशिका के साथ, ठीक है ना, फैटिक टिश्यू के साथ, सब के साथ, ब्लड के साथ, जो ल्यूकोमिया कल पड़ा था, सब के साथ ऐसा ही प्रोसेस है। कोई भी आपको कैंसर हो रहा है, यहाँ तक कि आपको खुजली, दांत खाज जो भी होता है, इन सब के साथ यही प्रोसेस है प्रवेश करने का और यही प्रोसेस है विभाजन में ये करने का। अब इसमें अलग अलग वायरस हो सकते हैं भाई साहब। देखिए ना, अगर आपको ब्लड के लिए, ल्यूकोमिया के लिए अलग अगर वायरस आया है जो ब्लड कैंसर करवा रहा है, त्वचा कैंसर अलग करवाएगा आपका, जो लिम्फोमिया जो था वो अलग करवाएगा, ल्यूकोमिया है वो अलग करवाएगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो वसीय ऊतक को जो इन्फेक्टेड कर रहा है वो अलग करवाएगा। तो सबके लिए अलग अलग वायरस है, सबका नाम यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि आप क्लास 12th में हो। पहली चीज़ जानिए, हम लास्ट में एक ही बात बताएंगे, उस वहां तक पहुंचने तक वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्लास को पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। जो पोलियोमा वायरस होता है ना, इसके जीनोम में 5000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया गया है पूरे डिटेल से ऑफलाइन में, ठीक है। तो कुछ क्लासेस को हम ऑनलाइन कर देंगे बायोलॉजी में, बाकी सबको नहीं करेंगे, उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो क्या है यहाँ पे, पोलियोमा विषाणु जो होता है, ठीक है, पोलियोमा विषाणु क्योंकि सेल डिवीजन में सहयोग कौन किया, जीनोम। तो पोलियोमा विषाणु के जीनोम में, ठीक है, 5000 क्या पाया गया, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, ठीक है, टाइड पाया जाता है। लगभग कितना पाया जाता है जी, 5000 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। सोच सकते हो, न्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का रसायन हो गया जो डीएनए इसी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और ये पूरा केमिस्ट्री है भाई साहब। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाइएगा ना तो लगेगा ना कि कॉम्प्लेक्स कोई कंपाउंड का हम संरचना कर रहे हैं और जटिल यौगिक का निर्माण होता है। बहुत मतलब संरचना बनाने में ना मजा आ जाता है, एक प्रकार से लगता ही नहीं कि भाई बायोलॉजी है, लगता है पूरी तरीके से क्या है वो केमिस्ट्री है। हालांकि हम लोग न्यूक्लियोटाइड यहाँ नहीं पढ़ना, ज़्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन आप एक लाइन में समझिए कि इसका जीनोम हमारे डीएनए से ये कर लेता है। ये 5000 न्यूक्लियोटाइड अगर लगा है ना तो समझो कि ना कि ये जीनोम बना लिया, तो यहाँ पे डीएनए तो होगा, ठीक है ना। अब ये जीनोम हमारे दोस्ती कर लिए किससे, न्यूक्लियोटाइड से, लेकिन अभी बता रहे हैं आपको कैसे दोस्ती करेंगे। पोलियोमा वायरस के जीनोम जो होता है, इस जीनोम में 5000 न्यूक्लियोटाइड है, जो कि हमारे बॉडी में भी लगभग 5000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है ना। अब वो इससे भाई हम बताएं कि ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड, एक प्रकार का रासायनिक संरचना है। पॉलिएस्टर, ठीक है ना, फास्फोडाइएस्टर, ये सब बंध इसमें होता है, ठीक है ना। अब इतने बंध होते हैं तो वो बंध को तोड़ सकते हैं। यहाँ का बॉन्ड हमारे बॉडी में भी केमिस्ट्री है। ये क्या लगता है आपको, ये मांस है, ये मांस किस चीज से बना है, पूरे कोशिका से। कोशिका अंदर, हमारे अंदर भी जीन है, जीन में भी डीएनए है, वो डीएनए किससे बना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से केमिस्ट्री यहाँ पे है, ये भी केमिस्ट्री, ये मास नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और मास इसलिए दिख रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स यौगिक है, जटिल यौगिक है, और ये बंधा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। तो उन लोग में भी बंधा हुआ है। दुनिया के सारे जीव, पेड़ हो, पौधा हो, ठीक है ना, इंसान हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, सब में न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, ठीक है ना, सब में न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा। और किसी भी वायरस में लगभग बताए थे 5000 से 6000 न्यूक्लियोटाइड होता ही है किसी भी वायरस में ऐसे। और ये भी तो एक प्रकार का वायरस ही है ना। न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा है किसमें, पोलियोम के विषाणु के जीनोम में 5000 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कैंसर जो होता है ना, कैसे होगा वो समझो यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, कैंसर प्रायः कोशिका के कार्यों से हो सकता है, ठीक है ना। किससे हो सकता है जी, कैंसर, ठीक है ना, कैंसर प्रायः कोशिका के कार्यों। तो कोशिका के कार्यों में क्या आ जाएगा, कोशिका के कार्यों में आ सकता है आपका सेल डिवीजन भी तो कोशिका का ही कार्य है ना। कोशिका के कार्यों तथा आनुवांशिक संरचना, देखो आ गया ना, आनुवांशिक संरचना, ठीक है ना, में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, में होने वाले, ठीक है ना, परिवर्तन के कारण होता है। तो कैंसर किससे हो गया भाई, सबसे पहले कोशिका के कार्यों से। कोशिका का कार्य क्या है, सेल डिवीजन है। किसी प्रकार का कोशिका में सेल डिवीजन होता है, फिर से उसमें मरम्मत होता है। मरम्मत करने में सहयोग कौन करता है, प्रोटीन करता है। ऊर्जा देगा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सबसे। आनुवांशिक संरचना में होने वाले चेंजिंग के कारण, तो आनुवांशिक संरचना में चेंजिंग कौन किया भाई साहब, पोलियोम आया,
पॉलियोम के जीनोम आया। जीनोम में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक प्रकार का केमिस्टिक मतलब केमिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक जीव में पाया जाता है, चाहे छोटा से छोटा वायरस हो, प्रोन्सक हो, बड़ा से बड़ा डायनासोर हो, इंसान तो बीच का चीज हो गया, ठीक है। वे सब, इसका स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में भी है न्यूक्लियोटाइड। तो हमारे बॉडी वाले से ये केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड हमारे बॉडी वाला सब आपस में कर देंगे रिएक्शन। और जब हमारे बॉडी का केमिस्ट्री और इसका केमिस्ट्री जब मिक्स होगा, कुछ रिएक्शन होगा, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी केमिस्ट्री वाला यौगिक, चाहे इसमें वायरस वाला न्यूक्लियोटाइड हो, चाहे हमारा न्यूक्लियोटाइड हो, उसमें एक परमाणुता है भाई। बना किससे है शरीर हमारा, कोशिका से। लेकिन 12 तक बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ के देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे शरीर कोशिका से मिलकर बना, लगेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होता है, परमाणु में। वही परमाणु परमाणु संरचना करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद आपको क्या लगता है कि हमारा डीएनए जस का तस रहेगा? नहीं रहेगा। हमारा डीएनए भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और हमारा डीएनए का भी कुछ ना कुछ क्वालिटी बदलाव होगा। बदलते वातावरण के अनुसार भी हमारा शरीर में डीएनए में बदलाव होता है, हमारे शरीर में बदलाव होता है। सिंपल सा स्वाभाविक सी बात है, आपको ज़्यादा एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल समझिए। आज से 15-20 साल पहले किसी व्यक्ति का बाल नहीं झड़ता था, लेकिन आज झड़ रहा है। वजह क्या है? कहीं अलग से डीएनए तो नहीं आ गया हमारे बॉडी में अभी तक, लेकिन इसको बोलते हैं अनुकूली विकिरण, जो कि पढ़ाई हुआ है आप लोग को। अनुकूली विकिरण, इसको उत्परिवर्तन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। उत्परिवर्तन जो कि आप पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है ना। तो उत्परिवर्तन, अनुकूली विकिरण कह रहे हैं कि बदलते वातावरण के अनुसार जो वातावरण के जो फैक्टर्स हैं, कुछ भी एनीथिंग, वो फैक्टर्स हमारे शरीर के जो रासायनिक संरचना है कोशिकाओं के साथ करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन जब करेंगे तो हमारे शरीर में होगा धीरे धीरे बदलाव, और उस बदलाव की वजह से आज के वातावरण के अनुसार हमारे शरीर में बदलाव होगा। आज किसी एक व्यक्ति का बाल नहीं झड़ रहा है, पूरे व्यक्ति का बाल झड़ रहा है। इंसान अब टकला तक होता जा रहा है, शरीर में भी उतनी ज़्यादा बालों की संरचना अब नहीं पाई जा रही है। आज से 20 साल पहले जो बुढ़े थे ना, बुढ़े लोग जो थे, उनका संरचना देखिएगा, अरे ठीक है सबका देखिएगा। आज बाल पक जाता है 20-25 साल के एज में, लगभग लोगों का पकने लग रहा है, ठीक है ना, बच्चों का भी पकने लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज अपने वातावरण के अनुसार ढलते जा रहे हैं, और ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ठीक है ना। आज ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं, ये सब नेचुरल है, और ये होते चलेगा आगे चल के धीरे धीरे, ठीक है ना। तो परिवर्तन के कारण होता है। अच्छा, अभी परिवर्तन के कारण कैसे होगा, ये परिवर्तन कैसे होंगे जी? तो ये परिवर्तन हो सकते हैं, ये परिवर्तन किससे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन हो जाएंगे किससे, एक्स किरणों से। किससे? एक्स किरणों से। अब एक्स किरणें कहाँ मिलते हैं? एक्स किरण कहाँ, सूर्य का प्रकाश, अलग टाइप के जो भी पैराबैंगनी किरणें आ रहे हैं, एक्स किरणें आ रहे हैं, जो भी है, अल्ट्रावायलेट को ही पैराबैंगनी कहते हैं। अलग अलग लाइट्स का उपयोग आज के समय में हो रहा है। और धूप भी देखिएगा, धूप भी अजीब टाइप की आ रहा है। धूप अगर है तो हमारे पास उस टाइप का वातावरण नहीं है कि उस धूप को मैनेज कर सके। पेड़ पौधों की कटाई हो रही है पूरी तरीके से, है ना। और देखिए लाइट्स, अभी हम लोग यहीं पे है ना, इसी जगह पे जहाँ पे क्लास चल रहा है, यहाँ इधर लाइट, इधर लाइट, इधर लाइट, इधर लाइट, नीचे लाइट, इतना जब लाइट है, इस लाइट में आज से 20-25 साल पहले कोई रहता था क्या? नहीं। तो वहाँ पे ये लाइट्स क्या है जो उत्सर्जित कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है ना। इस लाइट से प्रकाश के रूप में क्या निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। वो ऊर्जा किस पे पड़ रहा है? अमित सर पे पड़ रहा है, इस जगह के सारी चीज़ों पे पड़ रहा है। जब पड़ रहा है तो क्या आपको लगता है कि हमारा शरीर इन लाइट्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है। तो ये जो रिएक्शंस कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन आनुवांशिक संरचना को भी धीरे धीरे चेंज करेगा। और किस रूप में करेगा? इस रूप में करेगा। अगर इतने सारे लाइट्स में रहने के बावजूद भी अगर हम कहीं बाहर सूर्य के लाइट में निकलते हैं, बाहर में भी एक ही हैलोजन है पूरे नेचर को लाइट देने वाला, उस नेचर का लाइट हमें पसंद नहीं आएगा। क्यों नहीं पसंद आएगा? क्योंकि हमारा जो शरीर है इस टाइप के लाइट में रह चुका है, इस टाइप के लाइट में रह रहा है। कैसे किसी व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति एसी में रह रहा है, उसको कूलर दे दो भाई, बड़ी मुश्किल से रह पाएगा। और उसको बेना दे दे, सबसे बढ़िया पंखा वंखा छोड़, उसको बेना दे, उसको एसी वैसी मत दे अचानक से, ठीक है ना, बेचारा मर जाएगा सबसे पहले। क्योंकि उसका शरीर किस में रह चुका है? एसी के फ्रीऑन गैस में रह चुका है, इधर कोई चांस नहीं है। तो ये परिवर्तन एक्स किरणों से हो सकता है बाबू। किससे हो सकता है? एक्स किरणों से हो सकता है। रेडियो एक्टिव किरणों से हो सकता है, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव किरणों से। रेडियो एक्टिव किरणें कहाँ मिलती है? हर एक चीज़ दुनिया में डिजिटल है। आज इंसान फ़ोन चलाएगा, कैमरा चलाएगा, डिस्प्ले, लैपटॉप, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, टीवी देख रहा है, एलसीडी, कुछ भी देखेगा,
सब से रेडिएशन निकलेगा। और हम लोग ऐसे चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि घड़ी तक का भी यूज़ कर रहे हैं। हम कभी पढ़ाए भी होंगे जी, बोले थे कि ये जो घड़ी है 150 का घड़ी है, सबसे सस्ता है, ख़राब भी है, हाथ भी खराब भी है, ठीक है ना। अब उस गाड़ी में ना यहाँ पे भी एक लाइट देता है, अंदरवा में लाइट देता है, उससे देखिए ग्रीन या रेड कलर का कुछ निकलता है, स्मार्ट वॉच जिसको कहा जाता है, उसमें से रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? रेडिएशन। इसके अंदर में जो लाइट होता है ना स्मार्ट वॉच में, इसमें रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन निकलेगा, ऐसे रहेगा, और वो आराम से बेटा जल रहा है तो रेडिएशन कहाँ पड़ रहा है? त्वचा पे। और रेडिएशन से क्या होता है? आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन होता है, तो रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही है ना उस जगह से, तो इस जगह का त्वचा खराब होगा कि नहीं होगा? अंदर का होगा, एक समय पे घाव होगा। और अगर इस रेडिएशन के मामले में डीएनए बदल गया तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैंसर ऐसे ही होता है। तो अगर कैंसर पकड़ लिया तब इस जगह पे, इसलिए सस्ता रहो, मस्त रहो एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। हो सके तो पगहा रस्सी वसी बांध लो, लेकिन ऐसा वाला जो स्मार्ट वॉच आता है उसको नहीं पहनना। हम लोग नॉर्मली रहते हैं, स्मार्ट वॉच की जगह 150 का घड़ी ले लो, घड़ी नहीं दिखाना है जी तुमको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव किरणों से हमारा डीएनए क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। एक्स किरणों से भी हमारा डीएनए क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इत्यादि से ये परिवर्तन होता है, ठीक है बाबू। ये परिवर्तन किससे होगा? एक्स किरणों से, रेडियो एक्टिव, मतलब जो भी आज के समय में जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है ना, इस सब वजह से भी ये सब परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ नया चीज़ें हैं, अब इसको मिटा दें इस साइड वाला, ठीक है। इसको जो लोग को नए हैं उन लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जी बाबू, ठीक है। चलिए मिक्सो वायरस हो गया, किस टाइप से बीमारी हमारे बॉडी में एंटर करता है, ये सब हो चुका है। चलिए बात नहीं इधर, यहाँ पे कुछ आता है कि कुछ और भी क्या फैक्टर्स हैं। चलिए ठीक है, कैंसर का इतना तो समझ आ रहा है कि इन कारणों से भी कैंसर होगा, लेकिन सर इतने में कैंसर कैसे हो सकता है? कुछ हार्मोनल सिद्धांत हैं जी बाबू। कुछ क्या है? कुछ हार्मोनल सिद्धांत हैं। कुछ हार्मोनल सिद्धांत के वजह से भी कैंसर हो सकते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हार्मोनल थ्योरी। क्या बोलते हैं? हार्मोनल थ्योरी, ठीक है, हार्मोनल थ्योरी। तो हार्मोनल थ्योरी की वजह से भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए जब किसी व्यक्ति का एज ज़्यादा होने लगता है, नॉर्मली एज में, यंग एज में इम्यून पावर सही रहता है, किसी का इम्यून पावर यंग एज में भी घटा रहता है, भाई उसका कुपोषण का शिकार हो गया, खाने पीने में हो गया, किसी प्रकार का मतलब हर टाइप से कमी जिसका बॉडी में हो गया है ना। अगर वो धीरे धीरे क्या कर रहा है कि एज उसका बढ़ रहा है, ठीक है ना, और एज बढ़ने के साथ साथ उसका इम्यून पावर सही नहीं रहा, खराब होने लगा, तब उसके हार्मोन्स में भी गिरावट आ जाती है। जैसे लड़कों में प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, कल ही बताए थे, लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है जिसको, ठीक है ना, इस टाइप से। तो और लड़कियों में, औरतों में जो होता है वो गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। कारण क्या है ना कि उसका भी आकार घटता बढ़ता रहता है, गर्भाशय का भी, ठीक है। तो इस जगह पे वहाँ पे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ है। ये कैंसर वाला सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है गर्ल्स को होता है, खासकर सेक्सुअल ऑर्गन्स में, ठीक है। चलिए देखिए, तो बढ़ते उम्र के साथ साथ शरीर में हार्मोन का संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। बढ़ते उम्र के साथ साथ, ठीक है ना, शरीर में, ठीक है ना, शरीर में हार्मोन का संतुलन क्या हो जाता है जी? बिगड़ जाता है। उदाहरण, अच्छा, जिससे क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है ना, जिससे कैंसर हो सकता है। जो हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से लिखिएगा भाई, थोड़ा सा स्पीड हमारा बढ़ जाता है तो फ्रेंच लैंग्वेज में हम चले जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला कौन सा हो सकता है? दुग्ध ग्रंथि खराब हो जाता है, दुग्ध ग्रंथि कैंसर, ठीक है जी। यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा दुग्ध ग्रंथि में। इसके बाद और क्या हो सकता है जी? और हो सकता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये दुग्ध ग्रंथि किस में हो सकता है? महिला में। ये किस में होगा? लेडीज में। प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर किस में हो सकता है जी? ये हो सकता है पुरुष में। कुछ गर्भाशय कैंसर हो सकता है जी। कुछ क्या हो सकता है? गर्भाशय कैंसर। तो गर्भाशय कैंसर किस में हो सकता है? स्त्री यानी कि महिला में। अब सवाल ये है ना कि बताइए गर्भाशय में हार्मोन कहाँ से आ गया? तो आता है जी, आप लोग याद करो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम ही है किसका रख रखाव करना? गर्भाशय का रख रखाव करना, ठीक है ना। और बाकी लड़कों में कौन सा? प्रोस्टेट कैंसर। इसलिए शरीर से रिलेटेड किसी भी अंगों के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लड़कों में ये। तो जब भी कोई लड़का जो ज़्यादातर जो मास्टरबेशन वगैरह ये सब करता है उस सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस रहता है लड़कों में इसमें ज़्यादा, ठीक है ना। इसके बाद यूट्रस कैंसर हो सकता है। यूट्रस कैंसर से बहुत दिक्कत होता है अंदर में, ठीक है। चलिए ये सब समस्या हो गया यहाँ पे। तो लड़कों के लिए भी प्रोस्टेट कैंसर कॉमन सी चीज़ हो गई है, और लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर एकदम कॉमन है। गर्भाशय कैंसर सबको नहीं होता, बट ब्रेस्ट कैंसर लगभग सारे लोगों को हो जाता है। इसलिए कहा जाता है बॉडी के किसी भी अंग के साथ किसी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ ना करें,
ठीक है ना। शरीर में कोई अंग है, वो अंग का कार्य है अपना, ठीक है ना, वो अंग का कार्य है। कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में है तो एक मजाक नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कुछ लड़के भी जो हैं क्या करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर से क्या जुड़ा हुआ है, सेक्सुअल ऑर्गन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब सेक्सुअल ऑर्गन के साथ ज़्यादा अगर मस्ती मजाक लोग करता है, कुछ मजे के लिए करता है, तो ये बर्बाद करेगा, ठीक है ना, और इंसान को कैंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर होगा तो फिर समझ में आएगा बढ़िया से, है ना, ऐसे सब हल्के में लेकर रखा है। तो हार्मोनल सिद्धांत के जरिए भी क्या हो सकता है बाबू, कैंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब इस रोग का ना हम पता कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, रोग को पता करेंगे और पता करने के बाद उसका निदान कैसे किया जा सकता है। चलिए इस साइड वाला हम मिटा देते हैं तब तक। रोग का निदान कैसे किया जाएगा और उसका पता कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आता है एक पॉइंट जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे, रोग रोग का ये कैंसर का पता लगाना, कैंसर का पता लगाना तथा निदान, ठीक है ना जी। इसका पता कैसे लगाएंगे और निदान कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्या पता करेंगे, सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा क्लास को स्पीड हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो निदान है, निदान में क्या है जी भाई, देखिए कल आपको पढ़ाया ट्यूमर में हमने बताया कि ट्यूमर में दो टाइप के ट्यूमर, एक वेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। वेनाइन घातक नहीं है, लेकिन घातक कौन है, मैलिग्नेंट है। तो भाई जब आपको ये लक्षण पता चल रहा है कि गुरुजी ने जो जो बात बताया था वो बात हमारे बॉडी में लक्षण दिख रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप जांच कराइएगा। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, हड्डी में प्रॉब्लम लग रहा है तो एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आप एमआरआई जांच करवा सकते हैं। इन सभी जांच कराने के बाद आप ये पता करवाइए कि कहीं हमारे बॉडी में वेनाइन ट्यूमर तो नहीं है, कहीं हमारे बॉडी में क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं है। वेनाइन है तो चल भैया उसको ख़त्म कर जल्दी से, मैलिग्नेंट है तो बहुत घातक है, मैलिग्नेंट का पूरा औतिकीय स्टडी करो पूरा, ठीक है ना। तो पहला हम पता इसी से लगा सकते हैं कि मैलिग्नेंट कोशिकाओं का, ठीक है ना जी, क्या करेंगे, मैलिग्नेंट, ठीक है ना, कोशिकाओं का। अब ये कोशिकाओं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक कोशिका ही नहीं होता है, ये ऊतक होता है जो कि गांठ के रूप में रहता है, ठीक है ना। मैलिग्नेंट कोशिकाओं का औतिकीय स्टडी करो जांच करके, ठीक है ना, औतिकीय अध्ययन कीजिए, अध्ययन करिए कि कहीं ये तो नहीं बन रहा है हमारे बॉडी में, ये अगर है तो भैया जल्दी उसको खत्म करो, चाहे जैसे न करो, जैसे न खत्म हो जाए। क्योंकि मैलिग्नेंट भी आपको कुछ समय के लिए स्टेज देता है, लास्ट स्टेज में जाने के बाद अगर डॉक्टर आपको बता रहा है तब गलती डॉक्टर में नहीं है, आप में गलती है, ठीक है ना, कि आपने उसको सही समय पे इलाज नहीं करवाया। जब लास्ट स्टेज में होगा तो इंसान जब बेड पकड़ लेता है ना, तब जाता है डॉक्टर्स के पास। इसीलिए कहा जाता है शरीर के हर छोटी छोटी अगर बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो आप उसको डॉक्टर से जांच कराइए और इतना हल्के मत लीजिए। और जो रूटीन हम बताने वाले हैं लास्ट में उसको भी फॉलो करिए, ठीक है ना, उससे आपको बचने का चांस है। अस्थि मज्जा, देखो ऐसे में ना इसका एक ही इलाज होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है। बोन मैरो जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, और बोन मैरो में ही हमारा ब्लड भी बनता है बॉडी का, ठीक है ना। तो बोन मैरो, ठीक है ना, यहाँ पे बायोप्सी जांच कराएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो अस्थि मज्जा, मज्जा माजा नहीं रही, अस्थि मज्जा, इसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो का बायोप्सी जांच कराइए, ठीक है ना। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए होता है ना क्योंकि बोन मैरो में कल ही बताए थे कि ये कनेक्टिंग टिश्यू होता है, और ये बोन मैरो में, अस्थियों में 1% चांस होता है कैंसर होने का। इस तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसका उपाय हो सकता है। तीसरा नंबर पे आप क्या करा सकते हैं, इसका ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जी, ब्लड टेस्ट कराइएगा तो आपको पता चल जाएगा। और कैंसर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपको सिंपल सा एक उपाय बताते हैं जो कि हम हर एक बार बताते रहते हैं कि अगर आपको ब्लड से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर आपके शरीर में जाँच है और आप उस जाँच को बढ़िया ढंग से करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए अगर आपके पास रुपया बहुत कम है तो आप एक चीज़ क्या क्या करा सकते हैं जी, क्या बताए थे, ब्लड डोनेशन करवा सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर्स को बोलिए कि हमको ब्लड का डोनेशन करना है, ब्लड को दान करना है, रक्त को दान करना है। सही बता रहे हैं, अगर आप नॉर्मली एक ब्लड टेस्ट करवाइएगा तब बर्बाद हो जाइएगा। और डॉक्टर के पास जाइए और बोलिए कि हमको क्या कराना है जी, ब्लड टेस्ट करवाना है। कसम बता रहे हैं, आपके ब्लड का एक एक जाँच वो करके रख देगा और जांच करके बता देगा। अगर कहीं पे जांच में कोई गड़बड़ी निकला तो ब्लड आपका नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, ब्लड आपका नहीं लगेगा। ब्लड बैंक में जमा रखता है, आपको ये नहीं मतलब है कि ब्लड ग्रुप क्या है, आपको ब्लड ग्रुप जितना होता है उतना ना रखिएगा जी। ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए बी ओ, इतना ब्लड होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ब्लड टेस्ट में और क्या होता है, इतना। उसके साथ साथ ब्लड में कौन सा बीमारी है, कौन सा वायरस है, क्या है क्या नहीं है, टोटल जाँच फ्री में हो जाएगा टपका, ठीक है ना, ठीक है ना। टोटल जांच किस में हो जाएगा, आपका फ्री में हो जाएगा। रक्तदान, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो रक्तदान रक्तदान करवाएगा तब वो ठीक है। थोड़ा सा आपका रक्त कुछ पुराना जो था वो जाएगा, कुछ नया ब्लड भी आना चाहिए, नया सेल्स भी आना चाहिए, लेकिन रक्तदान से भी कैंसर होने का चांस है,
कारण क्या है, ये रक्तदान हमने किया, लेकिन जो नया सेल बन रहा था और नया सेल बनते के साथ साथ कोई मिक्सो वायरस हमारे साथ प्रवेश कर गया है। ले भाई साहब, अब सेल डिवीजन हो रहा था ब्लड में, अब ले मिक्सो वायरस मिल गया, वाव लगा करवाने, ठीक है ना। तो वो किससे, वो कौन सा कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। तो ध्यान से हर एक चीज़, ठीक है ना। और ब्लड टेस्ट आपका पूरी तरीके से अगर देने लायक नहीं रहेगा ब्लड, तो ठीक है, आपका टेस्ट तो हो गया ना, कम से कम दोनों काम हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ब्लड टेस्ट मतलब ये करवाने का, ये कैंसर उनसे पता लगाने का, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है जैसे ब्लड में होती है जो हमें पता नहीं चलती है। तो हर एक लेवल, हर एक चीज़ का जांच आपका हो सकता है, ठीक है। अगला, जांच करवाने के लिए और क्या कर सकते हैं, एक्सरे करवाया जा सकता है, ये हड्डियों के लिए होता है जी बाबू। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। आप एमआरआई जांच करवा सकते हैं, एमआरआई टेस्ट जिसको कहते हैं, एमआरआई टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इत्यादि का जांच का उपयोग करना, इत्यादि जांच का उपयोग करना, ठीक है, इत्यादि जांच का उपयोग करना, इन सभी जांचों का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, बीमारी का पता करने के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अगर आपको ज़रा भी डाउट है, डॉक्टर आपको इस टाइप से भी बोल दिया कि कैंसर है, कि कुछ मात्रा है, फर्स्ट स्टेज है, कि क्या स्टेज है, कि होने वाला है, आपको शरीर में जरा भी कोई बदलाव अगर दिख रहा है तो आप फटाक से जांच करवाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया शरीर में, ठीक है, शरीर में हो रहे सूक्ष्म से सूक्ष्म, मतलब थोड़े से थोड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ठीक है ना, परिवर्तन का पता लगाना, परिवर्तन का पता लगाना कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है भाई साहब, कि हमारे बॉडी में सूक्ष्म परिवर्तन में भी सब आ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब जांच करने का भी बहुत सारे तरीका है। सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी में कोई चीज़ परिवर्तन हो रहा है तो क्यों परिवर्तन होगा, क्या मिलेगा उसका परिवर्तन, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, बायोलॉजी पढ़े हो, इसका मतलब यही तो होना चाहिए ना। कोई भी परिवर्तन जो हमारे बॉडी में हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर क्या ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहा है, और परिवर्तन अपना मन से तो परिवर्तन नहीं होगा। आप अपने तरफ से 100% अपने बॉडी को दीजिए। शरीर है सबसे बड़ा संपत्ति आपका, यही है। धन दौलत पैसा कौड़ी ये सब संपत्ति नहीं होता, असली संपत्ति क्या है, हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर। इसमें अगर थोड़ा भी कोई बदलाव हो रहा है तो आप यही समझिए कि शरीर में ये बदलाव क्यों हुआ, ठीक है। घर से अगर 100 रुपये का चोरी हो जाता है तो आदमी का छटपटाना शुरू हो जाता है, एक मिडिल फैमिली के लिए, है ना जी। 500 1000 रुपये का अगर चोरी या इधर उधर कहीं रखा जाता है, सिर्फ थोड़ा सा उसका रख रखाव बढ़िया से नहीं करते हैं, इधर उधर अगर चला जाता है, क्या रे आँख मार के जा रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो आदमी का ना इधर से उधर खलबली मच जाता है। तो सोचिए कि जब हमारा थोड़ा सा पैसा, जो कि वो 1000 500 100, वो पैसा आ सकता था दोबारा, एक हमारा शरीर ऐसा है जो आ नहीं सकता है दोबारा, लेकिन हम लोग इसका रख रखाव में क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं। इसका रख रखाव अगर ढंग से रखा जाए तो कोई दिक्कत शरीर में नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन का हम पता लगाएंगे। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप डॉक्टर से एक बार सलाह ले सकते हैं। अरे भैया कोई भी डॉक्टर से आप सलाह ले लो, हम ही नहीं कह रहे हैं बड़का MBBS के पास ही जाइए, नॉर्मल से नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाइए, लेकिन हम ये गारंटी के साथ करें कि क्लास 12th में आप अगर हैं और क्लास को कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें बहुत पता होनी चाहिए, और ये बेसिक चीज़ों का पता रहते हुए अगर आप उतना चीज़ों को फॉलो करते हैं तब आपको मजाल नहीं है कि ये सब जांच कराने की आवश्यकता होगा और अनावश्यक शरीर में उतना बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस साइड मिटा दीजिए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हार्मोनल सिद्धांत में कैंसर हो सकता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर आता है जी, उसी में प्रोस्टेट कैंसर आता है, और उसी में बहुत सारे कैंसर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग के पास आता है जांच कराने का नियम, कि कौन कौन सा ऐसा डॉक्टर्स के पास तरीके हैं, जिस तरीके को, बैठो रहे शांति से, जिस तरीकों का उपयोग करके, ठीक है ना, कैंसर का इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, एक उपचार होता है जिसको बोलते हैं शल्य चिकित्सा। इसमें हम लोग आपकी क्या करते हैं, इसका उपचार करते हैं। उपचार के बारे में सिर्फ हम लोग स्टडी कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक आता है जिसका क्या नाम है जी, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में क्या होता है, इसमें सर्जरी होता है जी। क्या होता है इसमें, सर्जरी, SURGERY, ठीक है ना। क्या होता है, सर्जरी होता है। इसमें कि मैलिग्नेंट कोशिकाएं, यानी कि कैंसर कोशिकाओं का जहाँ पे ऊतक है और हमें ये पता चल गया कि इस जगह पे कैंसर हो चुका है, उसको आप सर्जरी द्वारा क्या कर दीजिएगा, कट करके उसको बाहर करिए। कट करके क्या करिए, बाहर करिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के इस उंगली में कैंसर हो गया, कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा डर लग रहा है, इतना पर से काट के क्या कर देगा डॉक्टर, हटा देगा और 4.5 उंगली आपका बचा देगा। अभी 5 है तो इतना पर से काट देगा तो क्या बन गया, 4.5, 4.5 उंगली, कोई दिक्कत नहीं, आप मरने वाले नहीं है उसमें, ठीक है ना। शरीर का कोई अंग कट जाता है, यहाँ घुटना तक कट जाता है, इंसान जिंदा रहता है सेफली। इससे बढ़िया ना घुटना कट गया, 1.5 पैर का भले इंसान रहेगा लेकिन कम से कम मरेगा तो नहीं, जिंदगी तो रहेगा। अच्छा वो सब आनुवांशिक थोड़ा है, अगर मान लो कि कोई जेंट्स है उसका पैर तक कट चुका
चुका है, पैर कटा है, तो क्या आने वाला खानदान भी उसी जन्म लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वो अलग प्रकार का, वो उपार्जित लक्षण है। वो कौन सा लक्षण है? उपार्जित। एक होता है जन्मजात लक्षण, जो कि जन्म से ही रहता है। तो जन्म से 1.5 गोल का नहीं ना था, 1.5 पैर का तो नहीं था, वो तो बाद में हुआ। तो उसका अगला संतान सब सही जन्म लेगा। तो इसके लिए भी थोड़ा सा बचने का ध्यान रखो भाई, अपने लिए नहीं तो अपने शरीर को आगे भविष्य के लिए भी बचा के रखो, थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, चलिए, तो शल्य चिकित्सा के अंतर्गत क्या आता है बाबू? जहाँ पे कैंसर ऊतक है, उस कैंसर ऊतक को काट के क्या कर देना? हटा देना है। अच्छा, कैंसर ऊतक को काट के हटाने के बावजूद भी आपको इसमें समय समय पे रेडिएशन देना पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है कैंसर का? रेडिएशन देना। जैसे मान लो कि शरीर के कोई अंग में उसको कैंसर से क्या कर ऑपरेशन करके काट के हटा दिया, ठीक है, अब उस जगह पे रेडिएशन देना क्यों जरूरी है? भाई साहब, उस जगह पे ऑलरेडी वो जूझ चुका है किस चीज से? ये कैंसर से। अब वहां पे जब ऑपरेशन होता है ना, तो ऊपर से कोई लाइट जलता है, ऊपर से लाइट जलता है ना, उस लाइट का कोई परछाई नहीं बनता। जो ऑपरेशन होता है जनरली, जितने भी लोग का ऑपरेशन हुआ होगा, हम लोग का तो ऐसे हुआ नहीं, बट जितने लोग का हुआ होगा, ऊपर से ना एक अजीब लाइट जलता है, वो होता है पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट विकिरण होता है, बहुत फास्ट होता है। उसमें बाबू परछाई बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, परछाई नहीं बनेगा। इतना अगर परछाई बनेगा तो कांड हो जाएगा। परछाई बनेगा ना, तो जहाँ पे काटा है अगर अंदर देगा तो बोलेगा, देखिए भी नहीं करेगा। कोई नर्स से बोलेगा, सिस्टर इधर दिखाइएगा, क्या दिखाएगा? इन्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है, टॉर्च मारिएगा इन्हें, गलती ना हो जाएगा। कल ही बताए थे आप लोग के ओटी के बारे में, ऑपरेशन थिएटर के बारे में, कि नीचे टाइल्स में, वो टाइल्स भी नहीं लगा होता है नीचे फर्श पे, अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहाँ पे एक एक वायरस पे नजर है, कुछ भी नहीं जाना चाहिए, मरा हुआ वायरस भी नहीं जाना चाहिए। अल्ट्रावायलेट इतना विकिरण वो होता है, विकिरण का मतलब होता है विकसित किरण, बड़ा किरण। वो किरण जाएगा ना, तो वो उसके अंदर भी प्रवेश नहीं करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। इतना लाइट है कि अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जीवो करेगा तो मर जाएगा, ठीक है ना। अब उतना करने के बाद वो आपको अच्छा कर देगा। वो किरण जो ऑपरेशन टाइम में जो किरण था, वो ऑपरेशन के समय में किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देगा। अब डर उस बात का नहीं है कि वहां पे नहीं हुआ, ऑपरेशन करके उसको अलग ही रखेगा ना, कि उसी जगह सुता के रखेगा, अलग करेगा, अलग करेगा तब उसको अलग से रेडिएशन दिया जाएगा। समझ आ रहा है? अलग से रेडिएशन दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा? ताकि उस ऑपरेशन वाले जगह पे किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन ना हो, तो फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ जाएगा ना, फिर से बड़ा कैंसर हो सकता है। क्योंकि छोटा छोटा घाव के लिए ऑपरेशन, तो उस घाव से कम बड़ा होगा ना, तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसको बोलते हैं क्या चीज? शल्य चिकित्सा। तो क्या लिखेंगे? इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, ठीक है ना, डॉक्टर, इस प्रक्रिया में डॉक्टर, ठीक है ना, कैंसर ऊतक को, कैंसर ऊतक को, ठीक है ना, सर्जिकल माध्यम द्वारा, सर्जिकल माध्यम द्वारा शरीर से क्या कर देता है? अलग कर देता है ना। शरीर से क्या कर देता है जी? अलग कर देता है। दूसरा, सर्जरी वाले स्थान पर, सर्जरी वाले स्थान पर नियमित रूप से, मतलब समय समय पे, है ना, नियमित रूप से क्या दिया जाता है? रेडिएशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है जी? रेडिएशन दिया जाता है, बस रेडिएशन दिया जाता है, यही प्रोसेस है। अब पूरा प्रोसेस क्या है वो चीज़ डॉक्टर्स आपको बताएंगे, ठीक है। हम लोग का काम है बस जानना प्रोसेस। और हम कल के क्लास में बहुत कुछ बेसिक बता चुके हैं, उन चीज़ों को सबको फॉलो करना चाहिए। हो गया, मिटा दी इसको। शल्य चिकित्सा यहाँ तक आपका हो चुका है, ठीक है, शल्य चिकित्सा यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? रेडियोथेरेपी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियोथेरेपी। भाई देखो, रेडियोथेरेपी और आसान है। स्टार्टिंग में कोई भी डॉक्टर्स आपको रेडियोथेरेपी करेगा। अगर आपका कैंसर छोटा सा है, नाम मात्रा का, एकदम छोटा सा, तो डॉक्टर्स आपको क्या करेगा? रेडियोथेरेपी देगा। रेडियो में नाम है में स्पष्ट है, रेडियोथेरेपी, रेडियो मीन्स रेडिएशन, थेरेपी मतलब इलाज, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा? साधारणतः, साधारणतः, ठीक है ना, कैंसर में, साधारणतः कैंसर में, ठीक है ना, मतलब नॉर्मली कैंसर होगा ना, एक बार बड़ा कैंसर थोड़ा हो सकता है। साधारणतः कैंसर में, ठीक है ना, रेडिएशन देकर, रेडिएशन, रेडिएशन के प्रयोग से उपचार किया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत रेडिएशन देकर क्या हो जाएगा? नियमित। इसमें इंसान को मतलब दिन में, प्रत्येक दिन का अलग अलग दिनचर्या होता है कि दिन में 4 बार देना है, 5 बार देना है, 3 बार, 2 बार, 1 बार, जो भी है डॉक्टर आपको बता देंगे। रेडियोथेरेपी एक होता है, और एक होता है शल्य चिकित्सा, और एक होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? रेडियोथेरेपी ही बोला जाता है, THERAPY, रेडियोथेरेपी, ठीक है। रेडियोथेरेपी क्या बोलेंगे? रेडियोथेरेपी बोलते हैं। अगला में चलिए, 3 नंबर पे आता है कीमोथेरेपी।
क्या था जी? कीमोथेरेपी। इसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी ही बोलते हैं, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी में क्या है ना कि इसमें इस प्रक्रिया में ठीक है ना, डॉक्टर दवाओं का प्रयोग करके, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? दवाओं का प्रयोग करके, ठीक है, कैंसर का उपचार करते हैं जी। कैंसर का क्या करते हैं जी? उपचार करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दवा का। ठीक है, दवाओं का प्रयोग करके किसका प्रयोग किया जाता है? उपचार किया जाता है कैंसर का। इसको कहते हैं कीमोथेरेपी। तो जनरली जब कोई कैंसर पेशेंट बनता है तो उसको कीमोथेरेपी ही किया जाता है। क्या किया जाता है? कीमोथेरेपी। कारण क्या है कीमोथेरेपी करने का? कीमोथेरेपी करने का कि भाई साहब जो काम दवा से हो जाएगा उसका ऑपरेशन करने की आवश्यकता, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया वो ऑपरेशन करेगा तो और ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है। इसलिए हम लोग ये शल्य चिकित्सा का प्रयोग, सर्जिकल मेथड का प्रयोग बहुत कम करते हैं, और हम लोग रेडियोथेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं, बट छोटा रूप रहे तब ना। छोटा रूप रहेगा तो इंसान दवाई नहीं कराता है, कराता है क्या? वो घर में ही पड़ा रहता है। तो डॉक्टर के पास तीसरा ऑप्शन है जिसका क्या नाम है? कीमोथेरेपी उसका नाम है। अगला आता है, अच्छा कीमोथेरेपी में कुछ दवाइयाँ होती है, ग्रुप्स होती है, जिसमें दिया जाता है एल्काइलैटिंग। इसमें दवा क्या दिया जाता है? एल्काइलैटिंग। ये दवा का नाम नहीं है बाबू, एल्काइलैटिंग, एल्काइलैटिंग, ठीक है ना, एल्काइलैटिंग। थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम होगा जी, क्योंकि यहाँ पे लाइट का इशू चल रहा है अभी, ठीक है। तो जो बोल रहे हैं उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। एल्काइलैटिंग बोल रहे हैं, एल्काइलैटिंग स्पेशल हम इसको पढ़ दे रहे हैं पूरा। एल्काइलैटिंग मतलब एल्काइल चीज़ है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्या आ जाएगा? एंटी मेटाबोलाइट्स होता है। एक क्या होता है? एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया, ठीक है ना, कि मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना, उपयोपचय रिएक्शन जो होता है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, सब जो होता रहता है, ये सब रिएक्शन हमारे बॉडी में रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स हो जा चुके हैं, बन चुके हैं, तो कैंसर सेल्स जो रिएक्शन कर रहे हैं वो रिएक्शन होना बंद करना पड़ेगा। इसीलिए एंटी नाम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एंटी मेटाबोलाइट्स, जो भी मेटाबॉलिज्मिक जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का विरोध करेगा। किस में? कीमोथेरेपी की वजह से, कि हमको रिएक्शन नहीं करवाना है। अगर मान लो कि अभी इम्यूनोथेरेपी देगा, इम्यूनोथेरेपी में क्या है? इम्यून सिस्टम बढ़ेगा हमारा, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक और आता है, इसमें एंटीबायोटिक्स देगा। अब बताइए कि कैंसर में एंटीबायोटिक्स की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरी है? क्या कैंसर भी तो मिक्सो वायरस से हो रहा है? कैंसर भी तो मिक्सो वायरस से हो रहा है ना, कोई बाहरी कारक है तभी तो कैंसर हो रहा है। अब जब बाहरी कारक से हमको अगर कैंसर हो रहा है तो उस बाहरी कारक को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स ही तो है ना। लास्ट में क्या है? एंटीबायोटिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी दिया जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या दिया जाएगा? एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। प्रतिजैविक कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। ये सब दवाओं का प्रयोग किया जाता है, बहुत महंगा होता है। कीमोथेरेपी इतना आसान नहीं है। कीमोथेरेपी में दवा आता है, सिर्फ बहुत बड़ा बड़ा दवा आता है। एल्काइलेटिंग हो गया, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गया, एंड एंटीबायोटिक्स हो गया, ठीक है। अब आता है बाबू 4 नंबर में, जो कि डॉक्टर जो प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उस प्रयोग का नाम है इम्यूनोथेरेपी। इसको क्या कहते हैं? इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। समय कितना हुआ प्रियांशु? समय कितना हुआ बाबू? देखना थोड़ा। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में क्या है? इसमें डॉक्टर्स ऐसे दवाओं का प्रयोग करेंगे जिसमें इम्यून पावर क्या हो सकता है? बूस्ट हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है जी? इम्यून पावर बूस्ट हो सकता है। इसमें डॉक्टर उपयोग करता है मोनोक्लोजन, ठीक है ना, क्या नाम है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग करके कैंसर का उपचार किया जाता है। इम्यून पावर को बूस्ट किया जाता है। एक लाइन में क्या किया जाता है जी? इम्यून पावर को बूस्ट किया जाएगा। इम्यून पावर को, ठीक है ना, इम्यून पावर को क्या किया जाता है? बूस्ट किया जाता है। बूस्ट करना मतलब बढ़ाना ना, बूस्ट किया जाता है। समझ आ गया? ये सब चीज़ें हैं इम्यूनोथेरेपी के अंतर्गत। ये ऐसा दवा देगा जिससे इम्यून पावर, ताकत, कमजोरी जो भी सब हुआ ना वो सब चल लेता रहेगा। तो कल बताया था एक चीज़ कि किसी व्यक्ति को जब कैंसर होता है तो डॉक्टर भले बोलता है आपके पास 1.5 महीने का समय, 1 महीने का समय है। भाई साहब समय ओकरा पास जो है, तो कहता है कि खुश रखिएगा, इसको ज़्यादा दिक्कत मत होने दीजिएगा। ओकरा दिखते हैं, जब तक डॉक्टर्स के पास है, जब तक इलाज चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन घर जाने के बाद भी उसको प्रॉब्लम ही है ना। क्या लगता है कि इतना कुछ होने के बाद वो चुपचाप रहेगा? उसका शरीर खुश रह सकता है? इतने सारे मेथड्स आपको बता दिए कि इतने इतने प्रोसेस की वजह से हमें कैंसर हो सकता है। इतना तरीका है डॉक्टर्स का इलाज करने का, है ना। इन तरीकों से डॉक्टर्स क्या करेंगे? इलाज करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पेशेंट खुश रहेगा, घर वाले खुश रहेंगे? कभी नहीं, ठीक है ना। क्या कैंसर के कोई वैक्सीन आज तक बन चुका है? नो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जितने लोगों को लेना होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो सकता है तो चलिए, यहाँ पे हम लोग का भी हो गया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताइए, चांस तो नहीं है
कोई चांस नहीं है यहाँ पे। तो क्या कैंसर का उपचार हो चुका है? क्या कैंसर का उपचार हो चुका है? मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए, तो क्या कैंसर का वैक्सीन है हमारे पास? नहीं है, कैंसर का कोई भी वैक्सीन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका वैक्सीन हमारे पास नहीं है, जैसे रेबीज। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट दिया, रेबीज हो गया, क्या रेबीज का उपचार है हमारे पास? नहीं है। क्या मलेरिया का उपचार है हमारे पास? नहीं है। हम लोग बस एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर करके क्या करते हैं, आप उसका इलाज करते हैं। मलेरिया का इलाज है क्या? नो, मलेरिया का भी इलाज नहीं। रेबीज का इलाज है क्या? नहीं है, ठीक है ना। इसके साथ साथ कैंसर का इलाज है क्या? नहीं है। टीबी का इलाज है क्या? नहीं है। एड्स का इलाज है क्या? नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसका इलाज नहीं है। तो यहाँ पे भी कैंसर का भी कोई उपचार नहीं है, ठीक है ना। कैंसर का, ठीक है ना, वैक्सीन वैक्सीन नहीं है। कैंसर का वैक्सीन अभी नहीं है। कारण पता है क्या है? क्योंकि कैंसर कोई एक वायरस से नहीं हो रहा है। जैसे कोविड का वैक्सीन आ गया हमारे पास, कोरोना वायरस का, क्योंकि कोरोना वायरस एक होता था, उसका वेरिएंट के आधार पे हम लोग वैक्सीन लिए। 2-3 टाइप का वैक्सीन था, 2-3 बार लिए। इसमें क्या है कि इसका वैक्सीन बना ही नहीं है। कारण क्या है ना कि कैंसर किसी एक वायरस से नहीं हो रहा है, मिक्स वायरस है, बहुत सारे मिक्सर हैं वायरस के, इसलिए इसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। और कल बताया था प्रत्येक वर्ष करीब 10 लाख नए पेशेंट आते हैं किस चीज़ का? कैंसर का। और जो पुराने वाले खींच रहे हैं वो तो खींच ही रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गया। आविष्कार इसका नहीं होगा, आविष्कार इसका नहीं होगा। बाकी मस्सा वस्सा दर्द होगा तो इस सब का इलाज हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी जो भी था, इम्यूनोथेरेपी को किस टाइप से इम्यूनोथेरेपी को हम लोग बूस्ट करेंगे। अभी एक बात, अभी एक शब्द लिखवाया गया था, बताइए क्या क्या शब्द था, अक्षर था कुछ, बताइए। MEDS एंड आर था। MEDSR नहीं, एक्स की यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है, एक्स में इलाज हो चुका है, पीछे सब बता दिए। तो देखो बाबू, इम्यूनोथेरेपी को हम लोग बूस्ट करने का इन शब्दों पे ध्यान रखेंगे जिसका नाम है MEDSR। जिस व्यक्ति को कैंसर है या जिस व्यक्ति को कैंसर नहीं है, सबके लिए शब्द क्या है? कारगर है। और इससे इम्यून पावर बहुत अच्छा बूस्ट होगा। पहली बात, इम्यून पावर बूस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में हर एक चीज़ सही रहना चाहिए। एंड सिंपल सी प्रोसेस है कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसे परिवर्तन नहीं होना चाहिए जिससे हमारा नुकसान है। बहुत सारा प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। क्या क्या बताएं जी? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए क्या बताएं? सबसे पहले सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद आपको क्या बताया गया है? सुबह उठने के साथ आपको 1 गिलास 1.5 गिलास 1 लीटर तक आपको हल्का सा गर्म पानी आपको पीना है। शरीर को इंटरनल तरीके से साफ रखना बेहद ज़रूरी है। बाह्य तरीके से थोड़ा बहुत, बाह्य तरीके से तो हर कोई रखता है ना। शरीर के इंटरनल पार्ट्स को स्वच्छ रखना क्या है? ज़रूरी है। समझ आ रहा है? इसके साथ साथ अपने जहाँ पे आपका आवास स्थल है, जहाँ पे आप सोते हैं, स्वच्छ बिस्तर होना चाहिए, घर स्वच्छ होना चाहिए। आसपास जहाँ पे आप रह रहे हैं घर के आसपास साफ सफाई चाहिए। हो गया? ठीक है, ठीक है ना। अपने आसपास इको फ्रेंडली वातावरण रखिए, पेड़ पौधा रखिए घर के आसपास, ताकि बाहर अब जब भी निकले तो धूप लहराते हुए नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हवा भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ अब आपको इसके साथ साथ जो खाना वाना खा रहे हैं उस सब चीज़ में डाइट फॉलो करना है, ठीक है ना। अब क्या क्या करना है अब उसके बारे में सुनो। यहाँ पे ये रूल है बाबू क्या करने का, ये हेल्दी इम्यून पावर करने का। तो सबसे पहले आया एम हमारे पास। क्या आया? एम का मतलब जानते हो क्या होता है? मेडिटेशन। एम का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन। इन मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आप इन मेडिटेशन में 30 मिनट का समय दो, और ये 30 मिनट का समय विदाउट डिस्टर्बेंस होना चाहिए। विदाउट डिस्टर्बेंस, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये 30 मिनट का समय आपका है, आपके शरीर के लिए। इस 30 मिनट में मेडिटेशन के जरिए आप क्या कर सकते हैं? अनुलोम विलोम जानते हो? अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लो, एक नाक से छोड़ो, एक नाक से सांस लो, एक नाक से छोड़ो, ठीक है ना। इस बीच में आप रनिंग वनिंग कर सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी, ठीक है ना। एक्सरसाइज अभी हम नहीं बोल रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं? मेडिटेशन। आप सुबह, आपको मेडिटेशन करने के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उठिएगा 6 बजे, उठिएगा 5 बजे, जब सारा घर वाला अगर उठ गया तब आप उठिएगा, तो अनुलोम, ये कोई फायदा नहीं है। आप जैसे ही उठिएगा आदमी से भेंट हो जाएगा, घर वाले ही रहेंगे, लेकिन आप जैसे ही उठते हैं लोगों से भेंट हो जाएगा, ये गलत है। उठिए तो लोगों से भेंट नहीं होना चाहिए, उठिए तो आपको स्वच्छ हवा से भेंट होनी चाहिए, स्वच्छ वातावरण से भेंट होनी चाहिए। पक्षी का आवाज़ अब आ नहीं रहा है ना। साथ ही साथ आप छत पे जा सकते हैं। आप घर से बाहर अगर मान लो किसी का छत नहीं है तो दूरा पर तो जा सकते हो, जो द्वार होता है रोड तरफ तो जा सकते हो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि तू दौड़ कूद एक्सरसाइज कर, कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद पर समय दे सकते हो ना। लेकिन इस समय पता है कैसे देना है? विदाउट फोन। इस समय कैसे देना है? विदाउट फोन। सोचो, अगर आपके पास सुबह में सो के उठते हैं, सुबह में सो के उठते हैं, शाम में सोने से पहले फ़ोन दूर रख दो, टेबल पे रख दो, फ़ोन चार्ज होता रहेगा, आप सो जाइए। सोने के बाद नींद टूटेगा, आप बस एक बार घड़ी उड़ी देख लो या अलार्म से जगो, कोई बात नहीं, फ़ोन को जैसे था ना वैसे आराम से, मान लो फ़ोन में अलार्म, आराम से रख दो।
फ़ोन का लॉक तक मत खोलो, खाली फ़ोन का जो पावर बटन एक बार दबा दो और देख लो कि समय कितना, बस फ़ोन रख दो साइड में। आते हैं बेटा थोड़ा सा 30 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। आराम से जाओ, देखो, घूमो थोड़ा सा, ठीक है ना। 30 मिनट का समय दो ना। किसी व्यक्ति से जब तुम नहीं मिल रहे होगा, मान लो शाम को कितना माथा चिड़चिड़ाइल है एकदम पूरी तरीके से, चिड़चिड़ापन कितना ही भरा हुआ है, सुबह में जब तू उठेगा तो सुबह में तो वातावरण ठीक रहता है ना, तो अब गुस्सा भी शांत हो जाता है। गुस्सा बताए थे कि ये गुस्सा किसी भी व्यक्ति का कितना भी बड़ा गुस्सा क्यों हो, टेम्प्रोरी होता है। गुस्सा क्या होता है, टेम्पररी, वो परमानेंट नहीं होता है गुस्सा। हाँ, किसी व्यक्ति से नफरत होता है तब उसको देखने का मन तक नहीं करेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो हाइपर मूड जो होता है ना, हाइपर मूड टेम्पररी होता है। अब आपको क्या करना कि जब आप मेडिटेशन को समय दीजिएगा तो आपका दिमाग में पॉजिटिव वाइब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आप देखिए ना, आप सुबह में उठिए तो गाय भैंस के तरफ मत जा रहे बुड़बक कहीं के, ठीक है ना। उठो तो कहाँ जाओ, खाली हवा। पहले यही सोचो कि आज दिन भर में काम करना है, पॉजिटिव की पढ़ाई करना है, इस टॉपिक को आज क्लास के बारे में याद करके आज इस चैप्टर का पढ़ाई होगा, सर जी नहीं पढ़ाएंगे तब वो पढ़ेंगे जानबूझ के, है ना। नहीं होगा तो ये सवाल पूछेंगे, सवाल के बारे में भाव जाए सोच, कैरियर के बारे में सोचो कि आज हमको ये करना है ज़िंदगी में, ये करना है वो करना है, ऐसे ही उठेंगे डेली। एक दिन उठेगा तो अपने आप एकदम सब पढ़ने का प्रयास करेगा कि एक दिन उठे ना कल भी उठेंगे ऐसी। तो बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएगा। अब उठो, फ़ोन जरूरी था क्या उस टाइम में, फ़ोन का काम था नहीं, हम नहीं कर कुछ नहीं तो चुपचाप रहेगा तो कम से कम साफ सुथरा हवैया तो मिलेगा। कुछ नहीं करना, छत पर जा खड़ा रहा आराम से देखत रहो। अभी देख ओकरा घर में कोई उठल है कि नहीं उठल है, वो घर में। पहली बात ना कि बात पॉजिटिव करो, निगेटिव करेगा तो जैसन सोचेगा वैसने ब्रेनवा दिन भर सोचते रहेगा। ओकरा घर में कोई उठल है कि नहीं, ये बोलेगा तू का गदा लेके कर रहा है, ऐसे बढ़िया तो सुतले रहता है गधा कहीं के, उठल का है तू फालतू में, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है, पॉजिटिव चीज़ सोचिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन में सबसे बेस्ट क्या है, उठिए, एकांत में जाइए, एकांत में रहना, घर वालों के सामने भी नहीं, एकांत रहिए, अनुलोम विलोम करो, योगासन करो, सांस छोड़ो, लो, ये सब चीज़। ई का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज। ई का मतलब क्या है जी, एक्सरसाइज। अगर अभी हम लोग जैसे अभी हम लोग का यंग एज है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, रनिंग करो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। जिम जाने के लिए नहीं बोल रहे भैया, हड्डी है, हड्डी लेके जिम मत जाना, ठीक है। हड्डी लेके जिम क्यों जाना, थोड़ा सा मोटा वाला उसके बाद जिम करना। अब भी क्या कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, दबा के दौड़ो, जितना ना दौड़ सकते हो दौड़ो। क्योंकि एक होता है ना कि अंदर का जितना भी कचरा है, अंदर का कचरा क्या होता है, जैसे सैडनेस, ये अंदर का कचरा है, उदास रहना हमेशा अंदर का कचरा है, अंदर का गुस्सा। अगर कोई व्यक्ति सैड लग रहा है, कोई व्यक्ति दो बात अगर खराब भी बोला होगा तो दौड़ना, खाली दांत खींच के दौड़ो, कसम बता रहे हैं। दौड़ते हुए उस व्यक्ति के ऊपर ना, और दौड़ के जब रुकोगे तो जब हाथ चढ़ा रहेगा उस व्यक्ति के बारे में उस टाइम सोचना। पता है क्या आएगा, मान लो कोई व्यक्ति तुमको दो बात सुना दिया है, या किसी व्यक्ति से तुमको कुछ बकझक हो गया है, ठीक है ना, और तू दौड़ा है, दौड़ने के बाद एक जगह पे तू रुकेगा, दौड़ेगा तो परमानेंट नहीं दौड़ेगा, और रुकेगा तो हाथ चढ़ेगा, उसी समय में सोचना उस इंसान के बारे में। कोई मान लो तुम्हें हर्ट किया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मान लो तू किसी के लिए रोया है, अब तू आराम से जब दौड़ रहे हो तो दौड़ने के साथ साथ जब दौड़ोगे तो एक समय में रुकोगे ना, उस समय इस व्यक्ति को याद करना। सुबह उठ के याद मत करना तुरंत, सुबह उठ के याद करेगा फिर थोड़ा सैडनेस आ जाएगा, सुबह उठ के याद नहीं करना है, पहले दौड़ो, दबा के पहले दौड़ना है, और दौड़ना है, और उसके बाद जब रुकेगा ना तब उस व्यक्ति को याद करना। हम बताएं क्या आएगा, गाली आएगा, गाली, सही बता रहे हैं, उस इंसान पे गाली आएगा, उस इंसान को देने के लिए एक ही पास तोड़ा रहेगा, क्या रहेगा, गाली। और रोना धोना नहीं आएगा, सैडनेस नहीं आएगा, बोले भाई साला ये सब के लिए कौन तो रोता है, ये सब के लिए कौन तो ये करता है, सबसे बढ़िया होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को यंग एज में क्या होता है, किसी को प्यार मोहब्बत भी होता है, ब्रेकअप का चांस आया तो सीधे क्या कर, सीधे दौड़ डायरेक्ट, आओ गोसा में दौड़, और दौड़ेगा जहाँ रुकेगा ना उसके बाद उसके बारे में सोचना, बड़ी गाली देना मन करेगा, ठीक है ना। होता है हम लोग करते थे कब पता है, जब स्कूल कॉलेज में कभी किसी से बकझक हो जाता था ना, तो 2021-22 में हम लोग दौड़े हैं, करीब 1-1.5 साल हम लोग दौड़े हैं, डेली परमानेंट दौड़ते थे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, गाली आएगा। अब ये गाली बहुत पॉजिटिव चीज़ होता है, यहाँ पे गाली क्या है, पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, इस कंडीशन में गाली क्या है, पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि एक बार गरिया देगा दोबारा गरियाने का तो मन नहीं करेगा, ठीक है ना। अब वो घर बारे में तू जब सोचते खाली गाली खाली गाली। अब गाली अपने आप में ना सेटिस्फैक्शन लाता है, बहुत ज़रूरी होता है गाली ज़िंदगी में। मान लो कोई दोस्त है, उस दोस्त से तुम्हारा लड़ाई हो गया, खाली अगर तो कुछ नहीं करेगा तो दिमाग में हो नहीं चलेगा, रे कुछ नहीं करेगा दिमाग में हो चलेगा, बोलेगा अरे बुढ़बक कैसे उससे बोल दिया, अगर हिम्मत कैसे हो गया, अब इतना कुछ किए उसके लिए आज ऐसे कैसे बोल दिया। दौड़ेगा तो गाली तो नहीं दे सकते, चैनल है ना, ठीक है ना, लेकिन खाली गाली आता है, ठीक है। तो हम लोग के साथ कितने लोगों से बकझक हुआ, कितने लोगों से बकझक हुआ, लास्ट में क्या करते हैं, 10 को गाली देंगे, चुपचाप सो जाएंगे,
10 को गाड़ी दो, सो जाओ सो जाओ। लेकिन सवेरे मेडिटेशन वाले समय पे मत करना, 21 वाले समय पे करना, एक्सरसाइज वालों पे। क्योंकि एक्सरसाइज वाले समय में करेगा तो कुछ, अब एक्सरसाइज हर व्यक्ति का अलग होता है, कुछ लोग का समय नहीं मिलता, नहीं करता। ये हम बता रहे हैं इम्यून पावर बूस्ट होता है। अच्छा बताओ ना, किसी व्यक्ति को सोच सोच के तू टेंशन में, तो इम्यून पावर बढ़ सकता है क्या? तू बेमरिया लिख लगेगा, अरे बुढ़ क्या बोल दिया, 10 गाड़ी दे, चेहरा पर स्माइल रख, हो गया, बात करता हूँ, आएगा देखल जाएगा सामने से, ठीक है। तो गाली भी अपने आप में सेटिस्फेक्शन। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब डाइट होता है। किसी के टेंशन में आके खाना नहीं छोड़ना है, हुमच के खाओ। ये चीज लड़की में ज्यादा है, किसी से गुस्सा आ जाएगी, खाना में छोड़ देगी। अब हम लोग के गुस्साएंगे, आओ 2 रोटी हुमच के खाएंगे थोड़ा सा, सही बता रहे हैं रियलिटी। अगर गुस्सा आएगा ना, मैया देखो, लड़का लोग खाना छोड़ रहे थे, इसका एक वजह है स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा। ये गुस्साना नहीं करते हैं। गुस्साना मतलब कि जैसे मान लो कि कभी कभी एक नहीं होता स्ट्रेस, तनाव, और एक होता है डिप्रेशन, ये अलग चीज़ होता है। डिप्रेशन दुश्मनों को भी ना है, ऐसा चीज़ होता है डिप्रेशन, समझ में आ गया ना, ये अलग है। लेकिन ये सब गुस्साने वाला सिस्टम इन लोग का रहता है बहुत दिन तक। तो डाइट फॉलो करो, और डाइट में हम पहले ही बताएं, जैसे पानी का सेवन करना बोले, तो इसमें क्या करना है आपको, खाली बैलेंस फूड खाना है, ठीक है ना। आपको बस एकदम, अरे हम बोल ना रहे, किताब में लिख लो, बिल्कुल से कॉपी में लिख लो, किससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है रे भाई, किससे प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना। ऐसे लिख ले एकदम बढ़िया से। जब खाने बैठो या खाना जैसे ही बनाने जाओ, या खाने का जब भी मन करे, एकदम जैसे होटल में जाता था नहीं मिलता है, तो उसी तू रखेगा अपना खाना है, इकरे खाना है, रुक तेरे आओ दम बढ़ाना है थोड़ा सा, इसको रख इसको। अरे कसम बता रहे हैं, डाइट इसको कहा जाता है। अब पानी कितना पीना था, पानी 6 से 8 लीटर पीना था। आज कितना लीटर पिए होंगे, 4-5 लीटर। एकदम प्लान कर रहे हो एकदम पूरी, शाम में जाके 4 लीटर आओ उमच के पी पानी। ज़्यादा पानी जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 6 से 8 तो होना ही चाहिए, समझ गया। चलिए, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? एस का मतलब रे बाबू, एस का मतलब स्लीप होता है, स्लीपिंग, सोना ना। कितना सोएगा? अगर कोई व्यक्ति, अब देखो यहाँ पे स्लीपिंग, सोच अब ध्यान से बाबू, अगर तेरा पास मेडिटेशन तो नहीं कर रहा है, मेडिटेशन नहीं कर रहा है, योगा नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, और तू खाना ढंग से खाली खा रहा है, ये दोनों तोरा में नहीं है, और खाना खा रहा है, तो तोरा कन्फर्म है कि नींद आएगा। और कसम, इतना नींद आएगा ना कि हालत खराब हो जाएगा। अच्छा, ये नींद अगर आएगा, सुनो, अगर बिना एक्सरसाइज के नींद लिया, बिना एक्सरसाइज के, सुनो सुनो सुनो, बिना मेडिटेशन एंड बिना एक्सरसाइज के अगर तू नींद ले रहे हो, तो तुम्हें ये नींद में पता है क्या आएगा? टेंशन आएगा। ये नींद में क्या आएगा? टेंशन। लेकिन अगर तू एक्सरसाइज कर लिया है, बॉडी का एक एक कोशिका तो दर्द कर रहा है, उस बीच में जो नींद आएगा ना, ऐसा लगेगा कि मर गया रे इंसान, रही रे, ठीक है ना। ऐसा नींद लेना है, एकदम बिंदास नींद एकदम पूरा लेना है। लेकिन टेंशन वाला नींद फालतू है। सूत के उठा, यहाँ देख, यहाँ सूत के उठा, अरे भाई क्या न्याय है रे, अब ठीक हुआ, ठीक है ना। तो अगर तू सो के डायरेक्ट उठ रहे हो और टेंशन में मजा है, भाई मरल लेकर सो रहे हैं, फिर से उठा, हाँ कल क्या सोचे थे भाई इसके बारे में, अरे बुढ़वा, कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा सुस्त लगेगा शरीर, थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। लाइट ऑफ कर दे, ठीक है, वहाँ से लाइट ऑफ कर दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी बंद करो, वहाँ से कर दो, हाँ बंद कर दो। ये आ रहा है झूठों के आँख चमका के चला जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से बाबू स्लीपिंग कितना चाहिए? 6 से 8 घंटा स्टूडेंट। अच्छा, ये नींद चाहिए तो ऐसा नहीं कि जानबूझ के सुतले फोन चला रहा है, तो सुतल है, बेड पे लेटा हुआ है, फोन चला रहा है लोग मेरे, ये स्लीपिंग नहीं चाहिए। कैसा स्लीपिंग चाहिए? बिंदास नींद वाला स्लीपिंग चाहिए, ठीक है। नींद एकदम पूरा बिगाने बिगाने हो गया ना नींद से, एकदम कि ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल लगे जाकर सुतो चुपचाप, ठीक है ना। उसके बाद उठो, उठेगा तो फिर हो जाएगा। कितने लोग 4 घंटे में नींद पूरा हो जाता है, जैसे हमारा 4, 4.5, 5 घंटे में नींद पूरा हो जाता है, 8 घंटा कोई जरूरत नहीं। आर का मतलब क्या होता है? इस आर का मतलब क्या होता है रे बताओ? आर मीन्स, अरे गाधा कहीं, रिलेशनशिप। इस आर का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप क्या है? तुम लोग के गर्लफ्रेंड रहे। इस आर का मतलब क्या? रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप एक छोटा बच्चा से लेकर बड़े बड़े लोगों तक होता है, बुढ़ाते तक होता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि छोटा बच्चा है, माई बाप उसको डेली ढूंढ रहा है सुबह शाम। छोटा बच्चा है 1-2 साल के, खूब माई बाप ढूंढ रहा है, उसका रिश्ता खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बचपन से कुटा रहा है, बड़ा हुआ, अभी तुम लोग हुआ, तो अब भी जैसे तुम लोग है, तुम ही लोग माई बाप अभी डांट देगा तो पूरा हर्ट हो जाएगा तुम लोग, है ना, ठीक है ना। हर किसी में, मान लो कि हम लोग के समय में, अभी के समय में क्या है, दोस्ती ज़्यादा होता है, तो दोस्ती है ना, तो किसी भी दोस्त का अगर कोई बोल दिया तो ले भाई सब, रिलेशनशिप खराब हो गया, टेंशन तनाव में रहेगा। इम्यून पावर बूस्ट करने का सिंपल सा तरीका है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करो। हम ही नहीं कर, रिलेशनशिप किसी से मत रखो। कोई कहता है ना कि आई एम सिंगल, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, अरे बोका कहीं के, सिंगल लाइफ इज द स्ट्रेस लाइफ, सिंगल लाइफ इज द स्ट्रेस लाइफ। स्ट्रेस लाइफ है वो, टेंशन का काम है। अगर तोरा कोई काम आया तो किसी व्यक्ति के बिना सहयोग से कोई काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। रिलेशनशिप सही रखो,
रिलेशनशिप गंदा जिसका रहता है ना, खराब जिसका रिलेशनशिप रहता है, वो इंसान का डायलॉग होता है सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बट सिंगल लाइफ इज द स्ट्रेस लाइफ कब, कि जब रिलेशनशिप खराब हो तब ये डायलॉग आता है। ठीक है ना, अगर ज़्यादा तोरा किसी से नहीं बन रहा है तो अकेले रह गया कहीं के, लेकिन जब तू सबसे बनाव करके रहेगा, तोर नेचर पहले बढ़िया रहेगा, तो सब कोई तुमसे बन कर रहेगा कि नहीं रहेगा, बन कर रहेगा तो इंसान तो खुश रहेगा ना कम से कम, बस हो गया। लेकिन तू सबके साथ बन के नहीं रह रहा है, सबके साथ बिगड़ कर रह रहा है, हालांकि दोनों जरूरी है लेकिन जगह पे जरूरी है। हम रिलेशनशिप का मतलब कोई साथ नहीं दे रहा है, कम से कम भाई साथ देगा ना, माई बाप तो साथ देगा, बस इतने में खुश रहा। हम लोग का दुनियादारी कितना नफरत करे, कुछ नहीं तो पता है ना कि स्टूडेंट है साथ में, कहीं दूसरा का टेंशन ला के तो नहीं के परोस देंगे, हम क्या टेंशन पाल के रखेंगे। अगर बाहर में मेरा किसी से झगड़ा हुआ, बाहर में कोई हमको टेंशन मिला, कोई नहीं करना, वो टेंशन के शरीर में हम दबा के रखेंगे तो उन लोग के फिर दिक्कत हो जाएगा, पीटा उठा जाएगा डेली। जो टेंशन हुआ माइंड में चल रहा है, वो टेंशन हुआ के तुम लोग के सामने क्या कर देंगे, उझिल देंगे, मैटर खत्म, हमारा पास से शेयर हो गया तुम लोग में भी, है ना। अब रिलेशनशिप क्या हो गया, अच्छा बन गया, बॉन्डिंग क्या हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है ना, बस यही बात है। तो इम्यून पावर बूस्ट करने का इतना ट्रिक बाबू बता दिए। अब ये बता दिए तो उन्हीं के जनरल सबके लिए, लेकिन कैंसर पेशेंट में ये सब चीज़ का होना क्या है, जरूरी है। कैंसर पेशेंट को, लोगों को, या जो बार बार बीमार पड़ता है उसको मेडिटेशन भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, डाइट भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, एंड रिलेशनशिप भी जरूरी है। समझ रहा है। हर किसी के साथ रिश्ता को अच्छा करना सीखो, हर किसी के साथ रिश्ता बिगाड़ करना जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी के साथ बिगाड़ करना भी जरूरी होता है, लेकिन रेयर केस में होता है, ठीक है ना। अब हम लोग के कई बार कंप्लेन आएगा, जब किसी व्यक्ति से बदतमीजी से बात कर देते हैं, कोई सुन लेता है तो हम लोग को सीधा कहेगा टीचर का ऐसा लैंग्वेज नहीं होता है। देख बाबू एक लाइन, अगर कोई गधा जैसा व्यवहार करेगा, राक्षस का नेचर लेके हमसे लड़ने आएगा, तो बोलते हैं ना शैतानों के लिए शैतान है हम, दुश्मनों के लिए तलवार है हम, दोस्तों के लिए जान है हम। सिंपल। अगर कोई दोस्त है वह बन के आ रहा है तो उसके लिए दोस्त है ना। अगर कोई दुश्मन बन के आएगा वार करने तो ओकरा पास टीचर का गुण दिखाएंगे, काट के डाक दो ऐसे डायरेक्ट एकदम पूरी तरीके से। एंड अभी क्या बताए थे, अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो उसको लिए, बदतमीजी का लैंग्वेज किसके लिए बना वाला है, गधों के लिए। तो अगर तुम्हें पता है कि हम अच्छा आदमी हैं और अगर कोई फिर भी तुमसे बदतमीजी कर रहा है तो तू कहला संत बन कर आएगा। जब उसके नज़र में तू खराब है तो ओकर नज़र में हमें शरीफ बनने की क्या जरूरत, हम भी खराब बनते हैं, ठीक है ना। तो ईट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कोई एक गाड़ी दे रहा है पलट के 10 गाड़ी दे, लेकिन आँख मुँह धो के सोच समझ के, एक बार दिया फ़ोन काट दो, दूसरा बार सपर के फ़ोन करने से कॉल बैक उठाएगा ना, वो ओकरो पारा ही रहेगा। उसको बिना सांस लिए कम से कम परोस दे 400-500, अकेले में होके कबाड़ी बंद करके, दरवाजा वरवाजा बंद करके, फ़ोन अकेला रहना चाहिए, स्पीकर फ़ोन नहीं रहना चाहिए, कान में रहना चाहिए, तू अकेले रहना चाहिए, कोई तुम्हारा आवाज़ सुनना नहीं चाहिए, पंखा उंखा सब ऑन कर लेना चाहिए ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, रूम बंद करके पूरी तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप दैट कैंसर का लगभग सारा चीज़ हो चुका है, बहुत कुछ समझा दिए भाई, बहुत चीज़ एक्स्ट्रा भी हो चुका है, ठीक है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो चुका है, लेकिन हमें पता है कि स्टूडेंट्स ही ज़्यादा क्लास को देख रहे होंगे, है ना। तो ये सबके लिए था। अभी किसी को कैंसर ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन उससे पहले हम जितना बताया सही बताया है, मजाक मजाक में सबको फॉलो करना है, ठीक है जी, ठीक है ना। और इलाज कैसे होता है कैंसर का, क्या लक्षण है, सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। देखिए इसमें कैंसर का लक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और भी बोलते हैं, अगर आप लोग की क्लास को और आगे कंटिन्यू करिएगा तो कैंसर के बारे में और डिटेल्स हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।